गुड मॉर्निंग। हमने अपने पिछले वाली वीडियो लेक्चर में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर को डिस्कस किया था और तब हमने इसका एक प्लानर भी बनाया था। इसको हम 3 हिस्सों में कंप्लीट करेंगे। पहले में था व्हाट इज़ लिविंग, जो कि हम अपने पुराने लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमको डिस्कस करना है नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और अगले वाले पार्ट में हम कवर करेंगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। चलिए, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये हम आज कंप्लीट करेंगे एंड देन फाइनली कल हम इसको कंप्लीट करके इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। इस चैप्टर में एक और पोर्शन भी है जिसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स, पर वो हमारे नीट के सिलेबस से कट हो चुका है, तो उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, तो आज हम बिना टाइम को वेस्ट करे आज के जो अपने गोल्स हैं ये हम कवर करने चल रहे हैं। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की, कि आखिर बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। ठीक है, चलिए, बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायो में ना पहले लेक्चर में भी मैंने आपको एक रूल बताया था कि जब भी किसी शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लो। वही हम इसके साथ भी कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। बायो मीन्स बेटा लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। तो यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ living forms found on earth। ठीक है, तो यहाँ से हमको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन देखने को मिल गई। द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ, मतलब हमारी अर्थ पे जितने भी लिविंग वेराइटीज़, जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, उन सबको कंबाइन करके हमने एक टॉपिक में रख दिया जिसको हमने बोला बायोडाइवर्सिटी। बेटा अगर हम बात करें तो करीब 1.7 to 1.8 बिलियन स्पीसीज जो है वो और अभी तक आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। ठीक है, माना तो बेटा ऐसा जाता है कि मोर देन 25 प्रेजेंट हैं। ठीक है, मोर देन 25 प्रेजेंट हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। माना क्या चाहता है कि 25 से ज़्यादा, 25 बिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज जो है वो इस अर्थ पे प्रेजेंट है, लेकिन हम उनमें से डिस्कवर सिर्फ ये वाली कर पाए हैं जो कि हम बोलते हैं 1.7 से 1.8 मिलियन। ओके, इस 1.7 से लेके 1.8 मिलियन में भी करीब 1.25 बिलियन स्पीसीज जो हैं वो हैं एनिमल्स की। ठीक है, इस एनिमल्स में भी करीब 1.5 जो है मतलब इसका भी अगर हम निकालेंगे तो करीब मान लो 1.20 स्पीसीज जो है वो है इंसेक्ट्स की, है ना, यानी कि आर्थ्रोपोड लार्जेस्ट फाइलम है ना। उसके बाद में 0.5 बिलियन है प्लांट्स की। ये डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, याद होने चाहिए, मुंह जुबानी हमेशा फिंगर टिप्स पे आपके होने चाहिए कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज़ जो हमारी है वो आइडेंटिफाइड है। इसके अलावा 25 बिलियन से भी ज़्यादा स्पीसीज इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, पर हमको सिर्फ अभी तक इतनी ही मिल पाई हैं, हम सिर्फ इतनी ही डिस्कवर कर पाए हैं। उसमें से भी जब हम आगे चलते हैं तो 1.25 स्पीसीज जो है वो एनिमल्स की हैं, उसमें भी 1.20 जो है वो इंसेक्ट्स हैं और 0.5 बिलियन जो है ये प्लांट्स हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में क्लियर हुआ। तो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम जानते हैं, उन सबको कंबाइन करके हम रखेंगे बायोडाइवर्सिटी में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
तो बेसिकली कुछ नहीं है, अगर बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो वैरायटी ऑफ, अगर हम इसको शब्दों को तोड़ के भी मतलब निकालेंगे तो हमें बायोडाइवर्सिटी का मतलब पता लग जाएगा। अब हम चलते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, टैक्सोनॉमी। ठीक है, सबसे पहले टैक्सोनॉमी के फादर कौन है? तो बेटा कैरोलस लिनियस। कौन है? कैरोलस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। चलिए, अब टैक्सोनॉमी आखिर होता क्या है? देखिए, अगर हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो टैक्सोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था अपने कैरोलस लिनियस ने, और इन्होंने बोला था द ब्रांच ऑफ, अब टैक्सोनॉमी क्या होती है हम वो जानते हैं, ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन होगा, कैरेक्टराइजेशन, एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम टैक्सोनॉमी की बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर हम उनको स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कैरेक्टराइज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? कैरेक्टराइजेशन। उसके बाद क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे उसको आइडेंटिफाई। तो सबसे पहली स्टेप अपनी हो जाएगी आइडेंटिफिकेशन। उसके बाद क्या होगा? आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हम उसको कैरेक्टर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अगली स्टेप जो अपनी होगी वो होगी कैरेक्टराइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसको नाम दे देंगे, उसका नाम करेंगे संस्कार होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नोमेनक्लेचर। एंड देन फाइनली हमारी जो लास्ट स्टेप है उसमें होगा क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट समझ में आया? फादर कौन है? बहुत बहुत ज़रूरी है, कैरोलस लिनियस। उसके बाद में होता क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसके बाद में अगर हम स्टेप्स की बात करें तो पहले नंबर पे हम क्या करेंगे? कोई भी स्पीसीज़ हमको मिली, हमने फाइंड किया, तो सबसे पहले उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि आखिर इसको हम कहाँ रखें, कौन से क्राइटेरिया में ये फिट होगी, कहाँ पर इसको हमें रखना है। उसके बाद में हम उसके कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स पाए जा रहे हैं और हमको कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा? उसको हम एक साइंटिफिक नेम दे देंगे, ठीक है, साइंटिफिक नेम दे दिया। उसके बाद में फाइनली क्या होगा? उसको हम क्लासीफाई कर लेंगे। अच्छा, यहीं पर एक टर्म आता है जिसको मैं बॉक्स के अंदर कवर कर रही हूँ, सिस्टमैटिक्स। सेम डेफिनेशन है बेटा जो मैंने ऊपर लिखी है, यही डेफिनेशन यहाँ आएगी। सिर्फ बेसिक अंतर क्या है कि यहाँ पर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशन को भी देखते हैं। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज ऑल्सो काउंटेड। दैट मीन्स कि जो भी इनकी एंसेस्ट्रल यानी कि पूर्वजों की इनकी जो कहानी है, ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशन भी इसको हम लिख सकते हैं। इसको हम एंसेस्ट्रल रिलेशन भी लिख सकते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर हम कोई भी उनका जो पुराना हिसाब किताब है, उनका जो पुराना रिलेशन है, किससे कितना रिजेंबल कर रहे हैं, वो हम यहाँ पर मार्क नहीं कर रहे थे। पर इस जगह पर हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं कि आखिर ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, कहाँ से इनकी हिस्ट्री है एवोल्यूशन की, और किस चीज़ से ये कितना रिलेट कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सिस्टमैटिक्स के अंदर। सिस्टमैटिक जो टर्म था वो दिया था जूलियन हक्सले ने। किसने दिया था? जूलियन हक्सले। ठीक है, चलिए, टैक्सोनॉमी हो गया हमारा, सिस्टमैटिक। एक बार और बेसिक अंतर समझ लेते हैं। टैक्सोनॉमी में केवल हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके, कैरेक्टराइज करके, नाम देके और क्लासिफाई कर रहे हैं।
लेकिन सिस्टमेटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, उनकी फाइलोजेनेटिक स्टडी भी कर रहे हैं, उनके रिलेशनशिप को भी हम काउंट कर रहे हैं, मतलब उनके पूर्वजों के साथ उनके कैसे रिलेशन थे। रिलेशन मतलब पूर्वजों के साथ रिलेशन का मतलब हो गया किस तरीके से वो कितना उनको रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे उनमें और उनमें क्या सिमिलैरिटी थी, क्या डिससिमिलैरिटी थी, तो वो सारी चीज़ें हमने काउंट कर ली अपनी सिस्टमेटिक्स के अंदर। अब बेटा टैक्सोनॉमी को हम आगे चल के दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक होगी क्लासिकल, ठीक है, और एक होगी मॉडर्न। इसको हम अल्फा टैक्सोनॉमी से भी नाम जानते हैं और इसको हम नाम देंगे बीटा टैक्सोनॉमी। हम नाम नहीं देंगे, मतलब ऑब्वियसली इसका नाम है। अब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, क्लासिकल मतलब पुराना, क्लासिकल मतलब पुराना, मॉडर्न मतलब नया। पहले साइंस ज़्यादा डेवलप थी, अब ऑब्वियस सी बात है अब ज़्यादा डेवलप है। तो मॉडर्न जो टैक्सोनॉमी आएगी इसमें अगेन हम फाइलोजेनेटिक, ठीक है, प्लस मॉर्फोलॉजिकल यानी कि उसकी बाहरी संरचना, प्लस एनाटॉमिकल बिहेवियर सब काउंट करते हैं। सारे मतलब जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देन उनकी बाहरी संरचना मतलब बाहर से वो किस टाइप के दिख रहे हैं, किस टाइप के बने हैं, उसके बाद में एनाटॉमिकल मतलब उनकी अंदरूनी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी, उनके मतलब आंतरिक अंगों के बारे में स्टडी को हम बोलेंगे एनाटॉमिकल। उसके बाद में अल्फ़ा में बेटा कोई भी आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशन नहीं होता है, एनाटॉमी भी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ ये मॉर्फोलॉजी बेस्ड है। क्लियर हुआ इतना? टैक्सोनॉमी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, क्लासिकल और मॉडर्न। क्लासिकल मतलब पुरानी वाली और मॉडर्न मतलब नया वाला। नए वाले को हमने बोला बीटा, इसको बोला अल्फ़ा टैक्सोनॉमी, ठीक है। क्लासिकल में उसके बाद में जो हमारा मेन डिफरेंस था वो ये था कि ये मॉर्फोलॉजी बेस्ड है, सिर्फ और सिर्फ हम बाहरी कैरेक्टर्स को ही स्टडी करके उनको नाम दे रहे हैं, उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तीनों चीज़ों को हम काउंट करेंगे, मतलब उनके आंतरिक संरचना, उनकी बाहरी संरचना और उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बेटा हो गई अपनी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स की बातें। अगेन ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। टैक्सोनॉमी टर्म नहीं, उसके फादर कौन है? कैरोलस लिनियस। सिस्टमैटिक टर्म किसने दिया था? जूलियन हक्सले ने। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? एक में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को काउंट कर रहे हैं, एक में हम नहीं कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? सिस्टमैटिक्स में कर रहे हैं, जबकि टैक्सोनॉमी में हम इवोल्यूशनरी रिलेशन को काउंट नहीं कर रहे हैं। और टैक्सोनॉमी को हमने फर्दर दो भागों में डिवाइड किया, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा में हम केवल और केवल मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को ही स्टडी करके ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि अगर हम बात करें बीटा टैक्सोनॉमी की तो उसमें एनाटॉमिकल भी है, मॉर्फोलॉजिकल भी काउंट होगा और अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला अपना टॉपिक जो है वो है नॉमेनक्लेचर। बहुत बहुत ज़रूरी है बेटा, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार ये रूल्स लेके बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर पे। नॉमेनक्लेचर का मतलब नामकरण, नामकरण, ठीक है। द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स, द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स। अच्छा, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसकी नीड क्या पड़ी, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो आखिर इस प्रोसेस की ज़रूरत क्यों पड़ी साइंटिस्ट को, जो हमें नॉमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट बीच में लाना पड़ गया। चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। मैं इंदौर में रहती थी इससे पहले, और इंदौर में मैं एक दिन मैं गई कोकोनट लेने, ठीक है। कोकोनट अपने यहाँ कोकोनट को क्या बोलते हैं? यूपी में कोकोनट को क्या बोलते हैं? गरी, है ना। नॉर्मल हम शॉप्स पे जाते हैं, बोलते हैं गरी का गोला दे दो, ठीक है।
मैं इंदौर गई, मुझे नहीं पता था, मैं जाके जनरल स्टोर पे जाके मैंने बोला, जनरल नहीं सॉरी परचूनी की दुकान पे जाके मैंने बोला कि कोकोनट दे दो। उन्होंने मना कर दिया, मतलब गरी दे दो सॉरी। तो उन्होंने बोला गरी, हमारे पास गरी नाम का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। आगे दोबारा शॉप पे गई मैं, उसने भी गरी मना कर दिया। तीसरी शॉप पे जब मैं गई, वहाँ पे मुझे रखे हुए दिख गए। मैंने बोला भैया गरी दे दो, उन्होंने कहा नहीं है मैम। मैंने बोला कैसे नहीं है, वो रखे हुए हैं। तो वो मुझे बोलते हैं कि इसको यहाँ पर बोलते हैं खोपरा। क्या बोलते हैं? खोपरा, है ना। अब सोचो, ये एक स्टेट में इतनी जब लैंग्वेज में अंतर आ रहा है, मतलब यूपी में इसको गरी बोला जा रहा है, यहाँ खोपरा बोला जा रहा है, तो साउथ वाउथ में तो छोड़ ही दो, वहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या इसको बोला जा रहा होगा। तो इस प्रक्रिया को, इस समस्या को ओवरकम करने के लिए साइंटिफिक नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट आया। जब हमारे जो भी साइंटिस्ट होते थे, बायोलॉजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ क्या हो रहा है, मान लो मैंगो की बात चल रही है, कोई मैंगो को मैंगो बोल रहा है, कोई आम बोल रहा है, कोई आम्र बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, टू ओवरकम द लैंग्वेज डिसिमिलैरिटी, है ना। जब एक देश के अंदर इतनी विविधताएं मिल सकती हैं, तो आउट ऑफ दी पूरी दुनिया में सोच लो क्या ही होता होगा, है ना। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आए, नोमेनक्लेचर। तो हमारे साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हम एक काम करते हैं, हम लोकल लैंग्वेज में उसको कुछ भी बुलाते रहें, लेकिन जब भी इसका साइंटिफिक नेम देने की बात आएगी, जब भी उसके बारे में हम साइंटिफिकली बात करेंगे, तो उसको एक हम साइंटिफिक नेम दे देते हैं। तो इससे हमारे जो लैंग्वेज के बैरियर्स हैं वो हमारे बीच में नहीं आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए नोमेनक्लेचर की ज़रूरत हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अब नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? तो बेटा कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय कैस्पर बोहेन। कैस्पर बोहेन। यहाँ कंफ्यूज मत होना, बहुत से लोग मार्क करके आते हैं कैरोलस लिनियस ने दिया था। हाँ, कैरोलस लिनियस बीच में आए जरूर थे, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो दिया था कैस्पर बोहेन ने। और इसके जो रूल्स बनाए थे, ठीक है, अगेन देखो, अब यहाँ पे कैरोलस लिनियस की एंट्री होगी। तो सेट ऑफ रूल्स वर गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ठीक है। चलिए, नोमेनक्लेचर के बारे में इतनी चीज़ें पता लगी। होता क्या है, द साइंस ऑफ गिविंग नेम्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम साइंटिफिक एक नेम दे रहे हैं, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर की ज़रूरत क्या पड़ी? लैंग्वेज की जो डिसिमिलैरिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कैस्पर बोहेन ने। उसके बाद में सेट ऑफ रूल्स किसने दिए थे? कैरोलस लिनियस ने। चलिए, अब हम इनके रूल्स की बात कर लेते हैं कि आखिर कौन से रूल्स जो हैं जो हमारे नोमेनक्लेचर में चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आया था बायनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले नहीं आया था, मतलब इसको सबसे ज़्यादा बेसिकली हम ब्रॉडली मानते हैं, इसको ही आज हम कंसीडर करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसके बाद में ट्राइनोमियल भी आया था बेटा, पॉलीनोमियल भी था। क्या हो रहा था यहाँ? बहुत सारे नाम्स दिए जा रहे थे, बहुत सारे, मतलब जितनी भी स्पीसीज़ उसमें कंसीडर कर रहे थे सबको नाम दे रहे थे। ट्राइनोमियल में क्या हो रहा था? सब स्पीसीज़ को भी हम काउंट कर रहे थे। यहाँ पर क्या था? मैनी रिलेटेड नेम्स वर गिवन। ये वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पुराना है, बहुत पहले, प्रायर टू 1750 यूज़ होता था। आज कोई भी इस सिस्टम की बात नहीं करता है, आज इस सिस्टम को हम कंसीडर भी नहीं करते हैं। ट्राइनोमियल को थोड़ा बहुत किया गया था, उसमें क्या कर रहे थे हम? जेनेरिक और स्पीसीज़ के साथ साथ में एक और नाम भी दे रहे थे, सब स्पीसीज़ नेम, ठीक है। उसको भी हमने कंसीडर किया, पर बेसिकली अगर हम माने आज की डेट में तो हम इसको सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं और यही सबसे ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल इन द सेंस कि हम इसको सबसे ज़्यादा मान के चलते हैं। चलिए, अब हम बात करेंगे बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। अगेन सेट ऑफ रूल्स किसने? नोमेनक्लेचर का